ये भैया ओए बोली मत प्लीज। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है भाई, भाई देखो रिकॉर्डिंग कर ली। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है ये? सॉरी, मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। कैपेसिटेंस के ऊपर ये हल्का क्वेश्चन है, 2.8 एक्सरसाइज का, ठीक है। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके प्लेट का एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये प्लेट का एरिया दे रखा है। कह रहा है दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी जो दे रखी है वो है 3 मिलीमीटर। क्या है? 3 मिलीमीटर, यानी डी दे रखा है। इसको अगर आप मीटर में करोगे 3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। कह रहा है इसके बीच में क्या भरी पड़ी है? एयर। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है कि बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपको याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर क्या होता है? ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। ए की वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻ आपकी 12, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या रखी है? 3 इंटू 10⁻³ इतना फराडे क्या आ गया आपका? कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट का, ठीक है। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड, amount of charge stored in capacitor if the capacitor is charged, if the capacitor is charged by potential 100 वोल्ट। कह रहा बताइए कितना चार्ज स्टोर होगा कि अगर यही कैपेसिटर 100 वोल्ट के पोटेंशियल से, बैटरी से चार्ज हो रहा है। तो भैया चार्ज क्या होता है? सीवी होता है। कैपेसिटेंस आपको पता ही है, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी है। और पोटेंशियल क्या है भैया? 100 वोल्ट, ठीक है। 100 वोल्ट है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपका चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल, फिर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही एग्जांपल है और काफी ज्यादा बार रखा है, आपको बता देता हूं मैं, बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एग्जांपल नंबर 2.8 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2.8, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, कह रहा है कि एक कंडीशन नंबर फर्स्ट में, दो कंडीशन में क्वेश्चन किया गया पूरा। कंडीशन नंबर फर्स्ट में कह रहा है दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इनके बीच में क्या भरी पड़ी है? एयर। इनके प्लेट्स का एरिया मान लीजिए ए है और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? डी। तो इस वक्त का इनका कैपेसिटेंस क्या होगा? सी क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो गया? डी, ठीक है। ये हो गया। कंडीशन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्या कर रहे हैं भाई? है क्या? इधर आगे जाओ, आ गया। परम शिष्य तो इसका मतलब कुछ नहीं बोलेगा तू, आप आगे बैठ। कंडीशन नंबर सेकंड में, कंडीशन नंबर सेकंड में ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? इस एयर को रिप्लेस कर दिया, एक पूरी एयर को नहीं, इतने पार्ट की एयर को मैंने रिप्लेस कर दिया एक स्लैब से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है के, ऐसा बोल रखा है इसने, के दे रखा है। इसकी जो थिकनेस है वो दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन जो कि डी है उसके 3d/4 टाइम्स है। इसकी स्लैब की थिकनेस क्या? 3d/4 टाइम्स है। कह रहा है सब कुछ सेम है, एरिया भी प्लेट का वही है, सेपरेशन भी उतना ही है, बस हमने बीच में क्या इंसर्ट कर दी। तो कह रहा है कि भैया बताइए कि पहले कैपेसिटेंस और अब का जो कैपेसिटेंस आया उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो याद है आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या था? C' इक्वल्स टू में क्या था?
ए एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन आर अपॉन में टी था ना, सॉरी डी अपॉन में एप्सिलॉन आर, डी अपॉन में एप्सिलॉन आर, फिर प्लस टी माइनस डी, डी माइनस टी था, डी माइनस, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो सी डैश की वैल्यू क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस नहीं है 3D/4, और आपको पता है नीचे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखी है, के, क्या रखी है, के, प्लस डी माइनस टी की वैल्यू क्या रखी है, 3D/4 आ रखी है, बोलो हाँ। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट 3D/4 के प्लस क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे डी अपॉन में क्या होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, डी अपॉन में 4 क्या करो, डी अपॉन में 4 कॉमन ले लो दोनों में से, तो डी अपॉन में 4 कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा 3 अपॉन में के प्लस 1। ठीक है भाई, तो सी डैश क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट, अगर आप इसको अरेंज करो, ठीक है, तो ये डी अपॉन में 4, और ये क्या आ जाएगा 3 प्लस के अपॉन में के, ये ठीक है। अब ऊपर ले जाओ इसको, तो ये जाएगा आपका 4, इधर लिख दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट डी को अलग लिख दीजिए, देखिए ये ए एप्सिलॉन अपॉन में डी को हमने इधर लिख दिया, 4 ऊपर गया, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल नीचे वाला भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के अपॉन में 3 प्लस के, ये हो गया। अच्छा ये क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सी है, ये क्या है, सी है, तो देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इधर कर रहा हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हमें पता है कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा, और ये क्या है भैया, सी, ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने जहां पर ये लिखा था वहां पे क्या लिख दिया, सी, के अपॉन में के प्लस, तो ये भैया आपका रिलेशन है जो आ रखा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, समझ गया, कुछ नहीं किया हमने, पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसके अंदर एयर थी, उसका कैपेसिटेंस क्या हुआ, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी आ गया, फिर उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, आपको याद है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो नया कैपेसिटेंस होता है वो ये होता है, सारी चीजों को पुट किया, जो नॉर्मल एक कैलकुलेशन किया, आपका फाइनल आंसर आ गया सी डैश, यानी जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, सी यानी जब आपके उसके अंदर क्या थी, एयर थी, तब के कैपेसिटेंस के बीच में रिलेशन आ गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा बार आ रखा है। ठीक है, आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका, अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। टॉपिक का नाम है एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, आप जब एक कैपेसिटर को चार्ज कर देते हो, तो चार्ज करने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, जो भी फील्ड होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, सब क्या होती है, एनर्जी का एक रूप होती है, तो वो एनर्जी आ गई उसके अंदर, तो कितनी एनर्जी आएगी ये निकालेंगे हम। ठीक है, टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग, इन चार्जिंग, इन चार्जिंग a capacitor by battery is always equals to, always equals to, always equals to electric potential energy stored in कैपेसिटर। कह रहा है भैया जो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो भी वर्णन करती है, वही वर्क किसके बराबर आता है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर था आपका, यह आपका कैपेसिटर है, इसको हमने किससे जोड़ दिया,
एक बैटरी से। इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल जो है वो क्या है भैया, कांस्टेंट। और उसको क्या लिख दिया, वी। वी क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल। इस कांस्टेंट पोटेंशियल ने क्या किया, यहां पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर नीचे कितना चार्ज खींच लिया, इस वाली प्लेट से, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ इस बैटरी ने कितना चार्ज खींचा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, डी क्यू। ठीक है, और वो चार्ज ला करके यहां पे ला कर रख दिया, तो यहां पर क्या गया, उतना ही प्लस चार्ज, और उतना यहां पर क्या गया, तो ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू क्या है उस इंस्टेंट पर, डी क्यू क्या है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यही लिखना अपने को, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, बैटरी बैटरी ट्रांसफर चार्ज फर्स्ट टू सेकंड प्लेट, ठीक है, देन वर्क डन बाय फर्स्ट टू सेकंड प्लेट इज डी क्यू, then work done by it, then work done by it at this instant, इंस्टेंट कह रहा भैया कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आपकी बैटरी थी उसने पहली से दूसरी प्लेट पर कितना चार्ज का ट्रांसफर किया, डी क्यू, और इसी दौरान उसने जो वर्क डन किया वो कितना किया भैया, डी डब्ल्यू किया होगा। क्या हो गया, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है आपको, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, पोटेंशियल इनटू में, तो हमें पता चार्ज क्या है, डी क्यू है, तो वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल इनटू में डी क्यू। समझ गया, पोटेंशियल। देखिए अगर वर्क की बात करूं तो वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो आपको पता है भैया चार्ज उस इंस्टेंट पर चार्ज कितना किया, डी क्यू, तो वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू। ठीक है, मैंने मान लिया इस कैपेसिटर का कुल कैपेसिटेंस क्या था, सी था, और यहां पर फाइनली कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू, और यहां पर क्या आएगा, यानी टोटल ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता भी है इस पोटेंशियल को कह सकते हैं, इफ कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर इज फुली चार्ज, फुली, अगर आपका कैपेसिटर पूरा फुल चार्ज हो जाए तो क्या होगा, तो जो आपका पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। मैंने कह दिया अगर आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल आए, इसके अंदर जो पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर आएगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। तो इस बी की जगह पे देन इस वाली इक्वेशन को क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा, क्यू अपॉन में सी इंटू में टी क्यू। अब मुझे पता है भैया कि हर कैपेसिटर पे अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज आता है, तो नहीं ये चार्ज क्या है, वेरिएबल है, अलग अलग कैपेसिटर के लिए, अलग अलग बैटरी के लिए इस चार्ज की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग अ गिवन कैपेसिटर, जो गिवन कैपेसिटर को चार्ज करने में कुल कितना वर्क डन हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू, और 1 में सी क्या है भैया, किसी कैपेसिटर का अंदर का मीडियम अगर सेम है और अंदर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं इंसर्ट किया तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब चेंज होता है जब या तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दो या उसके मीडियम को क्या करो, चेंज कर दो, है ना। तो यानी अभी कैपेसिटेंस का कुछ हम चेंज कर नहीं रहे, तो इसलिए कैपेसिटेंस क्या होगा, सेम होगा, अंदर क्या आएगा, क्यू डी क्यू। क्यू की पावर क्या है, एक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, टू, जो पावर होती है उसमें एक पावर ऐड आती है और उसी पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका जो वर्क डन आया वो क्या आया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, और हम जानते हैं दिस वर्क इज इक्वल्स टू, दिस वर्क इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या आ गया, अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है, क्यू की पावर क्या है यहाँ पर, एक है, इंटीग्रेशन कहाँ 2c लिखा हुआ है, वही तो बता, अच्छा ये, अच्छा हाँ ये सी है, ऐसा बोल, ठीक है। अब नहीं, चलो भैया, अभी इसकी कई सारी फॉर्म होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी बहुत सारी फॉर्म होती है। आपको पता क्यू किसके बराबर होता है? अरे यार ये तो, अच्छा ये कह रहे क्या ये हाफ CV स्क्वायर कैसे है? ये भी नहीं पूछ रहा हूँ, तो ऊपर वाला अब समझ में आ गया? अब देखो तो एनर्जी क्या हो जाएगी, U इक्वल्स टू में क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C। ठीक है, अब देख हम जानते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी अलग अलग फॉर्म होती है। तो पहली फॉर्म देखिए, क्यू किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है। देन ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, U इक्वल्स टू में क्यू की वैल्यू क्या होगी, CV का होल स्क्वायर अपॉन में 2C। तो ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर V स्क्वायर। कुंडीर वहीं आके मारूंगा, ध्यान रखियो, अपनी चुप कराऊंगा तो मैं, तू बोलने की कोशिश करने वाला है। हाफ CV स्क्वायर क्या हो गया, पहली सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, वैसे कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है। और कई बार ऐसा भी कई टीचर कराते थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होता है, नहीं जरूरी नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि एक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई ये फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करना है या सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करना है, ऐसा कोई नहीं है। अभी क्वेश्चन कराएंगे इस वाले, ठीक है। तो ये देखिए, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, दूसरी फॉर्म होगी आपकी, देखिए भैया आपको पता है एनर्जी क्या रखी है, हाफ CV स्क्वायर। आपको पता वी नो CV किसके बराबर होता है, क्यू के। देन U को क्या लिखूंगा, हाफ CV इंटू में भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। CV स्क्वायर तो मैंने लिया, CV इंटू में भी, तो एनर्जी क्या होगी, हाफ CV की वैल्यू क्या है 2V। ये हो गया भैया एनर्जी का फॉर्मूला। ये भी एनर्जी का, ये U है, U ये U है और ये V है, ठीक है। तो हाफ CV QV, ठीक है भैया। तो ये सारे फॉर्म है, ये भी आपकी एनर्जी की फॉर्म है, ये भी आपकी एनर्जी की फॉर्म है, और ये भी आपकी एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है भैया, समझ गया। अब आ रहा है, तो ये एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हुई है। ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हुई है, ठीक है भैया। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वर्क कुछ और होता है। बैटरी जो वर्क करिए, बैटरी का पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, Q इंटू में V। क्या होगा, Q इंटू में V। तो देखिए एक्चुअल वर्क डन बाय, एक्चुअल वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने जो एक्चुअल वर्क डन किया वो वर्क क्या था, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। तो भैया देखिए ये एक्चुअल वर्क हुआ था, क्योंकि हमें पता सब कुछ कांस्टेंट है हमारा, और कांस्टेंट वर्क के लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बोलो हाँ सीधा। हमारा एक्चुअल वर्क कितना हुआ, इतना हुआ, लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर हुई, इसकी आधी। एनर्जी कितनी थी, हाफ QV, और वर्क कितना किया, QV। तो इसका मतलब एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जितना हम वर्क कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा। आपको पता है आप किसी भी चीज को चार्ज करते हो तो वायर वगैरह थोड़ा गर्म हो जाता है, और वो चीज भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्मी क्या है, हीट है, और हीट क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, किसका, एनर्जी का, किसका। तो ठीक है भैया, एक्चुअल वर्डन ये हुआ था, एक्चुअल वर्डन ये हुआ था। द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग a capacitor by battery in form of हीट। क्या होगा भैया, तो जो हीट निकली हो कितनी निकली है, कितनी निकली है, वर्क माइनस एनर्जी स्टोर। नहीं समझे, जो वर्क हुआ हम जानते ना वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर। लेकिन यहां का वर्क क्या आ रहा है, एनर्जी के बराबर नहीं आ रहा, एनर्जी आधी आ रही है।
तो जो लॉस हुआ है यानी जो हीट निकली है वो कितनी निकली होगी, वर्क माइनस एनर्जी स्टोर। तो वर्क कितना आया है, क्यूवी, और एनर्जी स्टोर कितनी आई है, हाफ क्यूवी। अब क्यूवी भी तो आई है, तो माइनस हाफ क्यूवी। मतलब अगर आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उसमें से जो हीट निकलती है उतनी ही निकलती है जितनी क्या है भैया आपकी एनर्जी स्टोर हुई है। तो एनर्जी स्टोर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर is equals to loss of energy in form of heat। तो कह रहा है भैया कैपेसिटर के अंदर वही एनर्जी स्टोर होती है जितना क्या होता है आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक का नाम है भैया एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए जैसे कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, कैपेसिटर को वॉल्यूम है तो उसके पूरे वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होती है, कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के स्पेस में। स्पेस क्या होता है, वॉल्यूम होता है। स्पेस का क्या होता है, तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टोर हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं उसे, तो एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, कैपेसिटर। इसको एन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एन से। बहुत बढ़िया टॉपिक है, काफी ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है इसका। ठीक है, अब डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है। मान ले चल सुन, ये कमरे का वॉल्यूम क्या है, मान ले 50 मीटर क्यूब है, क्या है, और इस कमरे में जो हीट है वो क्या है, 50 जूल है, क्या है, तो 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी होगी, 1 जूल। इसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, समझा। ठीक है, अबे भैया डेंसिटी का मतलब मास नहीं होता, कोई चीज कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है वही उसकी डेंसिटी है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी, ये आपका कैपेसिटर है और ये चार्ज हो चुका है पूरा का पूरा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इधर जा रही है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी जो है वो डी है। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, ए है, क्या है, ए है। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी आपको पता है हाफ सीवी स्क्वायर होती है, क्या होती है, हाफ सीवी स्क्वायर। अच्छा जो पोटेंशियल, अच्छा चलो छोड़ो, ये हो गया डायग्राम बना दिया, एक चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटर के अंदर कुल कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, हाफ सीवी, और कुल वॉल्यूम कितना होगा, एरिया कितना है इसका, ए, और जो चौड़ाई है इसकी कितनी है, डी। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में चौड़ाई, यानी ए इंटू में डी हो गया। अच्छा, हम किस तरह के कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट का। वैसे सबके लिए अप्लाई होता है ये, लेकिन अभी जो डायग्राम बना रखा है मैंने और जो आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए आप किसी के लिए भी निकालो सेम आएगा, लेकिन हम पैरेलल प्लेट से ड्राइव करते हैं वो आसान पड़ता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी है। तो हाफ पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। अच्छा, वी क्या है, इन दोनों प्लेट्स, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में दोनों चीजों के बीच में दूरी, जिसके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो किसके बराबर होगा, ई इंटू में डी के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों चीजों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, और दोनों चीज के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इतना आ गया। अच्छा, नीचे क्या लिख दिया, ए इंटू में डी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई, ये देखो सॉल्व करोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट टू डी, देखिए ये डी और ये डी मिलकर क्या होगा, डी स्क्वायर हो गया, और ये ए भी रहेगा तो क्या लिखो, ए डी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या, ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ए से क्या हुआ, कट मर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हुआ, कट मर गया, तो क्या हुआ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है भैया, अब मीडियम बोलोगे तो ई एम आ जाएगा और एप्सिलॉन एम आ जाएगा, वो अभी करेंगे सारे केस।
कि अगर मान लीजिए इसके बीच में मैं मीडियम ठूस दूं तो क्या होगा, तो ये परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन एम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई एम हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। चलो ये समझ गए भैया, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगला आपका टॉपिक है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या है, समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपने क्या रखा है, बिल्कुल। ऐसी आप 4 कॉम्बिनेशन और करोगे 12th क्लास में। पहले करोगे ये रेजिस्टेंस का तो कर रखा है, दोबारा रेजिस्टेंस का करोगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। बहुत सारे करने वाले हो आप आगे, मैं सारे कराऊंगा। इसमें केवल एक 2 टॉपिक सिलेबस में, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इंडक्टर आप नहीं जानते भी, खैर इंडक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, तो भैया देयर आर 2 कॉम्बिनेशन, देयर आर 2 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन क्या है भैया, सीरीज, वही है, 2 ही कॉम्बिनेशन है सीरीज। और दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए भैया कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये प्रॉपर्टी आपको आगे पता भी लग जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, चार्ज across each capacitor in a single branch remain सेम। कह रहा है भैया एक सिंगल ब्रांच है, उसमें जितने भी कैपेसिटर है सबके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, तो आपको वो कल ही पता लगे, अभी पता लग जाएगा। चलो छोड़, अगर टाइम रहा तो मैं अभी करा दूंगा इसको, ठीक है भैया। तो कह रहा है कि सीरीज में, एक सिंगल ब्रांच में, एक सीरीज में कुछ कैपेसिटर लगे हैं, तो सबके अक्रॉस में चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा, कुछ इस तरीके से। अब रिपीट जाना, इतना तेज क्यों चल रहा है, पापा ने एक मारा क्या तेरे को कल, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C2, ठीक है भैया। तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू, इसके भी ऊपर चार्ज क्या होगा, क्यू। क्यू होता है दोनों पे क्यू क्यू, तो आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। तो सीरीज में जो भी ब्रांच मिलेगी आपको, उसके प्रत्येक क्या लगेगा, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन अ सिंगल ब्रांच रिमेन क्या हो भैया, सेम इन सीरीज। अरे सिंगल ब्रांच, वो तो बात ये की होगी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है टोटल पोटेंशियल जो होगा अक्रॉस सिंगल ब्रांच क्या होगा, वो हर कैपेसिटर पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, देखिए कैसे पता लग जाएगा। टोटल पोटेंशियल अक्रॉस सिंगल ब्रांच इन सीरीज, सिंगल ब्रांच, total potential across the single branch is distributed across each capacitor। कह रहा भैया एक सिंगल ब्रांच के अक्रॉस में जितना भी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, बढ़ जाता है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपकी एक ब्रांच है, अरे ध्यान रखना कैपेसिटर का सिंबल तो पैरेलल लाइन होता है, बराबर लाइन होती है, ऐसा ऐसा नहीं कि एक बड़ा छोटा, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस क्या है, C2, और ये क्या है, C3। इसके क्रॉस में आपने कितना पोटेंशियल लगा रखा है, V, क्या लगा रखा है। तो इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस में, यानी इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल लगा रखा है आपने, V। तो इस V का V1 पार्ट क्या होगा, यहां पर आएगा, और V2 पार्ट क्या आएगा, यहां पर आएगा। तो ये जो V रहेगा, ये V, ये वाला V जो रहेगा, वो V1 प्लस V2 के सम के बराबर आएगा। अगर चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है, चीजें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो टोटल वैल्यू क्या होती है, सबके जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबके सम के बराबर आती है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना सीरीज में अगर ये ध्यान रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में
कितना भी हार्ड न्यूमेरिकल आएगा, अभी देखोगे कैसे सिंपल से सिंपल न्यूमेरिकल क्या होता है, बहुत हार्ड बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपका जो कुल पोटेंशियल होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होता है सबके अक्रॉस में क्या होता है, एक सिंगल ब्रांच में वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। समझ गया? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। तो फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच ब्रांच, ईच ब्रांच लिख दो या कैपेसिटर लिख दो, ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, जो किसमें होंगे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, जो हेलो हाँ जी मैम, हाँ जी बोलिए मैम। कहाँ पे मैम, जो कि क्या होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो भी कैपेसिटर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे उनके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, आपने इनके अक्रॉस में क्या लगा रखा है, बैटरी का पोटेंशियल वी क्या लगा रखा है, वी। इसका कैपेसिटर C1 है, इसका क्या है C2, तो इसके अक्रॉस में भी वही पोटेंशियल आएगा और इसके अक्रॉस में भी क्या आएगा, सेम पोटेंशियल आएगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी कैपेसिटर रहते हैं उनके ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। क्वेश्चन करने बहुत हेल्पफुल है, इधर देख ले सुअर, बक्कल तार दूं यहीं पे ही वरना। दूसरा इसका टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। कह रहा भैया जो कुल चार्ज होता है, जो 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 कैपेसिटर इसमें होंगे, कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। कह रहा है जितने भी कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे सबके अक्रॉस में चार्ज क्या होगा, कुल चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, देखिए इसका डायग्राम इधर बना रहा हूं मैं आपको। ये एक चार्ज आ रहा है यहां से Q, और यहां पर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर C1 ये क्या है, ठीक है, ये एक चार्ज आ रहा है Q, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, और एक कैपेसिटर नीचे लगा दिया हमने। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस क्या है C1, इसका C2 और इसका क्या है C3। तो कह रहा है ये जो Q होगा वो तीनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा इक्वली। जब करेगा जब तीनों कैपेसिटर क्या है, बराबर होंगे। और बाकी हम मान के चल रहे हैं कि तीनों कैपेसिटर बराबर नहीं है, तो यहां पर कितना जाएगा Q1, यहां पर कितना आएगा Q2, और यहां पर कितना आएगा Q3। और एक बार बता दूं, Q टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, Q ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो किसके बराबर होगा, Q किसके बराबर होगा, Q1 Q2 और Q3 सम के बराबर। ठीक है भैया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीजें ध्यान रखनी है तो आपका कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी में बहुत आसान। ठीक है, अब इसी कॉम्बिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी कल भी आपका सिलेबस वाला टॉपिक चलेगा, और कल की क्लास के बाद नॉर्मल बैच का सिलेबस मतलब कि इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन होंगे, फास्ट ट्रैक का चलेगा। ठीक है, तो उनको शायद संडे को भी क्लास लेनी पड़ी मेरे को, तब उनका खत्म हो जाएगा। तो उनके में ये सब खत्म करने के बाद बचेगा टाइप ऑफ कैपेसिटर, तो बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर उनके में कराने हैं। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।